हेलो। मैंने ये वीडियो डाले थे हैं नीट कैंसिल होने से पहले, नीट 2026 कैंसिल होने से पहले रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है। तो अपलोड कर दे रहा हूँ। तो मैंने वो भी बायोलॉजी का मेरे जो क्लास 12 के हैं वो मेरे नोट से ही हैं। मैंने वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था कि जो पढ़ाया वही आया करके। पर अब क्या करें, नीट तो कैंसिल हो गया तो मैं अपलोड नहीं कर पाया। कुछ और काम में फंसा हुआ था मैं। ठीक है। इसी नाम से मैं अपलोड नहीं कर पाया। बस तो इसे मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है। वैसे तो नीट 2026 कैंसिल हो चुका है, पर मैं अपलोड कर दे रहा हूँ इस वीडियो अब वो वीडियो अपलोड करने से फ़ायदा नहीं है। ये तो अपलोड हो जाए, वरना रिकॉर्डिंग करके मेहनत करते फिर वो बता देते हैं, वो हो जाता है कि रिकॉर्ड कर लिया आपने, मेहनत कर लिया, पर वो अपलोड नहीं हुआ तो वीडियो थोड़ा सा वेस्ट चल देता है। तो मैंने ये अपलोड कर दिया है। मैंने हर एक चीज़ इसमें समझा दी है कि कौन सा क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता था, या उसका आंसर क्या था होता है। इसीलिए बोल रहा तो नीट 2026 कैंसिल हो चुका है, वी नीट होगा। ठीक है। वी नीट होगा इसी नाम से। ठीक है। पर ये वीडियो लेने देते तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ यार, मैंने तो सॉल्यूशन दिया था। ठीक है। दे रहा था, उतने में नीट कैंसिल हो गया। अब फायदा नहीं है, पर लेने देते हैं, अपलोड कर देता हूँ, देखना। ठीक है। और बताना कि मैंने जो बताया वो सही है कि नहीं, जो बताया था वो सही है कि नहीं। ठीक है। तो जय राम जी की। ये नहीं, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो अल्लाह तो नीट 2026 जो अभी हुआ 3 तारीख, तो उसके फिजिक्स में कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे। वैसे नीट ये कोशिश करता है कि हर साल वो फिजिक्स में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन दे ही दे, या मुश्किल क्वेश्चन दे। तो जो पिछले साल जो क्वेश्चन दिया था सरफेस टेंशन वाला, उसका भी सॉल्यूशन मैंने बताया था। ठीक है। तो इस वाले का भी मैं इस साल 2-3 है, उसका भी मैं बता ही दे रहा हूँ। तो लो तो सॉल्यूशन। ठीक है। समझ में आया। तो पिछले साल वाला जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन देखना है तो वो भी अवेलेबल है। नीट 2000 नीट 2025 टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स जी टेक्स्ट पर टाइप करोगे तो मिल जाएगा, एकदम आसानी से अच्छा सॉल्यूशन बताया है लिख के। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इस साल के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के ऊपर देखते हैं कि इस साल कैसे फिजिक्स में 2-3 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। उससे पहले ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, य- या टेलीग्राम में जाके @जी टेक्सपर्स टाइप करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ऊपर उसमें जाना प्रोफाइल में। ठीक है। और यहाँ पे फाइल में जाओगे तो वन शॉट के नोट्स, डीपीपी, पीडीएफ, टेस्ट के पीडीएफ, ये सब मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो रिवीजन थे, मैंने रिवीजन वन शॉट दिए थे जिसमें मैंने सेमीकंडक्टर करवाया, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करवाया था, थर्मल एक्सपेंशन करवाया था, K1D करवाया था, सर्कुलर मोशन करवाया था, वेक्टर करवाया था। ठीक है। और फिर मैंने इसमें इंटीग्रेशन भी करवाया है। ठीक है। बेसिक मैथ्स पूरा करवाया है। ठीक है। फिर इसके बाद बता देते हैं यूनिट एंड डायमेंशन भी करवाया है, और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई है। ठीक है। तो ये रिवीजन वन शॉट है जो तुम लोग देख सकते हो। ठीक है। आगे नीट 2027 के लिए। ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। जो कंट्रोवर्शियल था, दी ईच साइड ऑफ अ मेटेलिक क्यूब ऑफ मास 5.580 kg। ठीक है। यहाँ पे मास क्या दे दिया है, मास दे दिया है 5.58 5.580 kg। ठीक है। तब यहाँ पे मुझे बताना पहले कि आगे की इंफॉर्मेशन क्या है। इस मेजर टू बी 9.0 सेंटीमीटर। तो जो साइड की लेंथ है, जो साइड की लेंथ है, एल जी से लिख रहा हूँ, ये कितनी है, 9.0 सेंटीमीटर, 9.0 सेंटीमीटर। अब कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू, यहाँ पे देखना सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब कैन बी बेस्ट expressed as x into 10 to the power 3 kg per meter cube
वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए बता देते मुझे डेंसिटी पता लगानी है, क्यूब की डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ क्यूब को एक्सप्रेस करना है मुझे किसके टर्म्स में, x इंटू 10⁻³ के टर्म्स में मुझे एक्सप्रेस करना है, 10⁻³ के टर्म्स में मुझे एक्सप्रेस करना है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब ये बात देखना कि ये क्या है, ये है मास, ये है लेंथ। ठीक है, अब अगर मुझे वॉल्यूम पहले हो पता लगाना होगा तो मैं क्या कर लूँगा, L⁻³ कर लूँगा। ठीक है, या मैं सीधा ये कर सकता हूँ कि डेंसिटी को मैं लिख दूँ मास अपॉन L इंटू L। ठीक है, L इंटू L कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब एक बात याद रखना, यहाँ पे बोला है सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे क्या बोल दिया है, सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हुए। तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तब आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेना पड़ता है, आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेना पड़ता है, जिनका आप प्रोडक्ट की हो या जिन्हें आप डिवाइड किए हो, उनमें से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर है 4। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। ठीक है, तो आपके पास आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर मैं आंसर में कंपेयर करूँ तो एक्स जो रहेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने चाहिए, 2। ठीक है, तो अब मैं ऑप्शंस को देखूँ तो ऑप्शंस में इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिख जाले, ये तो होगा ही नहीं। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख जाले तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या, 7.7 और 7.6। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू लगता हूँ, पहले इसे किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो जाएगा 10⁻, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइन 10⁻²मीटर। इसे इधर डालूंगा तो ये आपका हो जाएगा टोटल में 5560 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ अपॉन 9 का क्यूब कितना होगा, 9 का क्यूब होगा 729 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और इसे काट दो तो ये ऊपर बच जाएगा आपके पास 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 बच जाएगा। तब इस कैलकुलेशन तो मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपकी जो डेंसिटी आएगी वो आएगी जब इसे डिवाइड करोगे, इसे और इसे डिवाइड करोगे तो वो आएगा 7.654। इतना ले लेता हूँ 3 डेसिमल डिजिट तक इंटू 10⁻3। अब एक बात देखना, मुझे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसे, x इंटू 10⁻3। तो 10⁻3 तो ये हो गया। अब x क्या है, 7.654। पर इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, मतलब मुझे 6 तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जब मैं 7.64 को 7.6 तक राउंड ऑफ करूँगा तो आंसर क्या आएगा। तो इसमें मेन क्वेश्चन फसल है, क्यों, इसमें क्यों फसल है, तो दी एनसीईआरटी बोलती है, अगर मैं पहले एनसीईआरटी में जाऊँ, एनसीईआरटी तो पीडीएफ नहीं है, पर एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि अगर आपके पास यहाँ पे 5 है, आपको राउंड ऑफ 5 के नंबर को करना है, मतलब आपको जिस नंबर तक राउंड ऑफ करना है, मुझे 6 तक राउंड ऑफ करना है, तो मुझे कौन से नंबर को मिटाना पड़ेगा, इस नंबर को, मुझे 5 तक के नंबर को मिटाना पड़ेगा। तो जब ऐसा आपको करना रहता है तो आपके पास अगर यहाँ पे 5 है और इससे पहले वाला नंबर इवन है
तो आप कुछ नहीं करते, बाकी नंबर लो तो मिटा देते और इस नंबर को ऐसे ही लेने देते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा 7.6। आंसर क्या आ जाएगा 7.6। ठीक है। पर ये एनसीईआरटी जब एग्जाम्पल भी इसके देती है ना, तो वो ये नहीं देखती थी 5 के बाद कोई नंबर है कि नहीं, मतलब वो ऐसे एग्जाम्पल चूज करती है जिसमें 5 के बाद नंबर कोई ना हो। पर यहाँ पे मुझे तो 7.64 आगे और भी नंबर मिलेंगे, तो ये तो एक वो हो जाएगा, मतलब कि एक बहुत लंबा डिवीजन है। ये तो एक बहुत लंबा डिवीजन है, मैंने सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिया है। तो अब क्या करें? तो अब तो ये वो चला है आर्ग्यूमेंट कि ये तो 7.7 से ज़्यादा करीब है, तो इसका जो वो है राउंडिंग ऑफ वो तो 7.7 होना चाहिए। पर अगर मैं एनसीईआरटी के रूल्स के हिसाब से चलूँ तो वो 7.6 है। तो आंसर क्या है? तो आंसर ये है कि अगर मैं डीसी पांडे को देखता हूँ, तो उसमें एक रूल दिया हुआ है, ये नीट की डीसी पांडे जो चलती है, इसमें जो राउंडिंग ऑफ जो है मेजरमेंट, उसके रूल में क्या दिया हुआ है? उसके रूल में क्या दिया हुआ है? इधर देखो रूल नंबर 2 में, इफ द सिग्निफिकेंट डिजिट टू बी डॉल्व्ड इज 5, ठीक है, देन द रूल इज इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, द सिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली डॉल्व्ड। तो ये जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, अगर ये 5 है तो इसे सिंपली डॉल्व कर लिया जाता है। अब यहाँ पे डीसी बांधे बहुत ज़्यादा क्लियर होते लिखती है इनसिग्निफिकेंट डिजिट। इनसिग्निफिकेंट डिजिट मतलब जो आप नंबर लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 9.846, तो 9.84 सिग्निफिकेंट है, जो लास्ट डिजिट लेता है ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है, ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है। तो डीसी पांडे तो ये लिखती है कि अगर लास्ट नंबर आपका 5 है और आपको इसी को राउंड ऑफ करना है, तो इसी को मिटाना है, तो अगर यहाँ पे वो है पॉजिटिव है, यानी सॉरी पॉजिटिव नहीं इवन है, तो आप सिंपली 5 को डॉल्व कर दीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में 6 ना लेके, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में 6 ना लेते, 5 ले लेता, 5 ले लेता और यहाँ पे तो 4 है, तो मैं इसे राउंड ऑफ कैसे करता? मैं इसे राउंड ऑफ कर देता 9.84। ठीक है, 9.84 सिंपल सी राउंड ऑफ कर देता। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, ऐसा बोला है। अब if the preceding digit is or the preceding digit is raised by 1, कि अगर यहाँ पे 4 की जगह 3 होता तो ये तब भी 9.84 होता। पर यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्लियरली लिख दिया है कि इनसिग्निफिकेंट डिजिट जिसे आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो 5 है, मतलब लास्ट डिजिट 5 है और उसे अगर आप राउंड ऑफ करके मिटाना चाह रहे हो तो ठीक है। यहाँ पे तो ये एकदम परफेक्टली लिख दिया, तो अल्लाह तो ये समझ में आ गया कि तब होगा ये तब होगा जब आपका 5 के बाद कोई और नंबर नहीं लेगा, जब आपका 5 के बाद कोई नंबर नहीं लेगा। तो ठीक, अगर 5 के बाद यहाँ पे अगर 2 भी आ जाता है या 1 भी आ जाता है, तो ये जो 1 है या ये जो 2 है ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ना कि 5, ना कि 5। हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया? ठीक है। वैसी जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ये डीसी पांडे लिख दिया, ये केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ये केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है। ठीक है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है। इसमें भी क्या बोला है? दी लाइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव। यहाँ पे ये तो बात ही नहीं की ये चीज तारे दे हैं, यहाँ पे तो ये सिंपली बोल दिए लाइट मोस्ट, मतलब यहाँ पे भी ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में बात कर ली थी, सबसे लाइट वाला। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले दूँ 7.654, यही तो है। तो यहाँ पे लाइट मोस्ट डिजिट क्या है? 4। यहाँ पे लाइट मोस्ट डिजिट क्या है? 4। अगर इसका आंसर 7.65 होता बस, तब ये रूल में लगा पाता, तब आपका 5 लाइट मोस्ट डिजिट हो जाता। वरना यहाँ पे क्या है? 4 है, तो इस हिसाब से 7.6 तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, 7.6 तो आंसर नहीं होगा। तो दी लाइट मोस्ट डिजिट 5 नहीं आ रहा है, ना ही इनसिग्निफिकेंट डिजिट 5 आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसी में एक और रूल है जो डीबी सिंह जेई की बुक है उसमें दिया हुआ है। एक अच्छी बुक है डीबी सिंह जेई के लिए, ठीक है, यानी रिकमेंडेड बुक है जेई वालों के लिए, ठीक है। डीबी सिंह कल आती है, ऑथर हैं डीबी सिंह, इनके कोटा के टीचर हैं ये, ठीक है। तो ये जेई वालों के लिए बुक आती है, उसमें से मैंने ये तो निकाला है कि इसमें एक रूल दिया हुआ है, एक रूल दिया हुआ है, हाँ कि ना, समझ में आया? कि इफ द डिजिट टू बी डॉल्व्ड इज 5, जिस डिजिट तो आपको डॉल्व करना है, यानी जिस डिजिट तो आपको मिटाना है, जिस डिजिट तो आपको मिटाना है, जैसे मैंने यहाँ पे 5.64654 एग्जाम्पल ले लिया, हाँ कि ना। तो जिस डिजिट तो आपको मिटाना है वो बता देते हैं किसी और नंबर से फॉलो है जो नॉन जीरो है, जैसे यहाँ पे 5 के बाद 4 आ गया, तो ये एक नॉन जीरो नंबर हो गया, ये एक नॉन जीरो नंबर हो गया। तो यहाँ पे जो 7.654 है, यहाँ पे मुझे किस डिजिट को डॉल्व करना है, 5 को। तो इसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट है 4, ये जो डिजिट है इसके बाद ये एक नॉन जीरो है। तब जो प्रेसिडेंट डिजिट है, जो प्रीसीडेंट डिजिट है, मतलब इससे पहले आने वाला डिजिट है, ये जो 6 है, ये इंक्रीज बाय 1 हो जाता है, ये इंक्रीज बाय 1 हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा, 7.7 आएगा। रूल्स के हिसाब से ये सबसे सही आंसर है, ये सबसे सही आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर 7.7 ही होगा। तो अगर कोई चैलेंज करेगा इसे, अगर एनटीए इसका आंसर 7.6 देता है और कोई चैलेंज करे इसे, तो ये एक बात याद रखना है, जो एनसीईआरटी है उसकी केमिस्ट्री वाले में, उसके केमिस्ट्री वाले में यहाँ पे एक शब्द दे दिया है, लाइट मोस्ट डिजिट। इसका मतलब उन लोग ने ये पॉसिबिलिटी हटा ही दी थी 5 के बाद कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा, तो इसे लेके चैलेंज कर सकता है। टी इन लोग ने तो बोला है कि जब आखिरी डिजिट 5 हो, ये नहीं बोला कि 5 के बाद कोई और डिजिट हो तब भी ये रूल फॉलो होगा, ये तो इन लोग ने बोला ही नहीं, ठीक है। तो इसे लेके चैलेंज किया जा सकता है। तो ये डीबी सिंह जो एक रिकमेंडेड बुक है जेई की, उससे निकाला है मैंने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7.7। अब आते इस क्वेश्चन में, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी एक आ रहा है कि क्या ले, इसमें डायरेक्शन का आ रहा है कि डायरेक्शन अगर हम लोग नीचे पॉजिटिव ले लें और ऊपर नेगेटिव ले लें तो ये आंसर हो जाएगा, और अगर ऊपर पॉजिटिव लें और नीचे नेगेटिव लें तो ये आंसर हो जाएगा। तो मीन है क्या कि हम लोग फिजिक्स में एक चीज के साथ चलते हैं जिसका नाम है कन्वेंशन, जिसका नाम है कन्वेंशन। हमारे सभी फॉर्मूले जो हैं, अधिकतर फॉर्मूले वो कन्वेंशन से ही बनते हैं, वो कन्वेंशन से ही बनते हैं। जैसे कौन से फॉर्मूले, करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले, वो कन्वेंशन से ही बने हुए हैं, मतलब जब भी हम फिजिक्स में चलेंगे हमें कन्वेंशन फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर सी ओनली ही होगा, ठीक है, सी ओनली ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, सी ओनली। तो डी कन्वेंशन में हम लोग ऊपर पॉजिटिव लेंगे और नीचे जो है वो नेगेटिव लेंगे, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो कन्वेंशन लेके ही चलना होगा, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। अब इस पे आते हैं, इस पे क्या बोल रहा है, इन अ कॉन्केव लेंस अ रे ऑफ लाइट emanating from the object parallel to the principal axis of the lens after reflection, क्या होगा, ठीक है। पास टू दी सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, बिल्कुल भी नहीं, प्रिंसिपल फोकस से सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से पास ही नहीं होगा, तो दी कॉनकेव लेंस है, क्या है, कॉनकेव लेंस है, हाँ कि ना। यस सर। तो अगर इसमें कोई लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कैसी होगी, वो डाइवर्ज होगी, वो कैसी होगी, वो डाइवर्ज होगी, हाँ कि ना। यस सर। जब ये डाइवर्ज होगी तो समझना, appear to diverge from the first principal focus, from the first principal focus से डाइवर्ज होती हुई आपको दिखेगी, ये इसने बोला है। पर सर हम लोग तो प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस उसे मानते हैं जहाँ से आपको जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहे तो जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बने, जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रहे तो उस वो बताते थे इंफिनिटी पे इमेज बने, वो प्राइमरी फोकस होता है।
तो ये प्राइमरी फोकस होना चाहिए। तो इसका भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एनसीईआरटी ऐसा, यानी ये यहाँ पे ऐसा ऑप्शन क्यों दिया गया। पास थ्रू 2f विथ इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, बिल्कुल भी नहीं। इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इमर्ज टू दी बता देते हैं, इमर्जेस पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यही आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी तो थोड़ा सा गलत है। तो दी यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोल दिया है, पैरेलल प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस तो इसे बोलते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट लगे तो जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे बने। तो ये बात समझना, एक बात समझना कि जब हम लोग डीसी पांडे खोलते हैं तब हमें ये सेकेंडली फोकस की तरह दिखता है F2 और ये F1। ठीक है, वैसे ही SCV में भी दिखेगा। पर जब तुम लोग क्लास 12 की एनसीईआरटी पे आते हो, क्लास 12 की एनसीईआरटी पे आते हो, तो वहाँ पे एक चीज दी गई हुई है, वहाँ पे एक चीज दी हुई है, a ray emanating from the object parallel to the principal axis of the lens after reflection passes through the second principal focus in convex lens and appear to diverge in a concave mirror from the first principal focus। तो इन लोगों ने डायलेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा ली है, इन लोगों ने डायलेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा ली है। ठीक है, डायलेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा ली है और इसी नाम से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, अल्लोग जो शब्द यूज करते हैं, अगर कोई खेल करना चाहे तो अल्लोग जो शब्द यूज करते हैं वो अल्लोग यूज करते हैं प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी फोकस, प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी फोकस। यहाँ पे शब्द यूज कर ले जाले फर्स्ट एंड सेकेंड फोकस, फर्स्ट एंड सेकेंड फोकस। ठीक है, यहाँ पे शब्द यूज किए जाले फर्स्ट एंड सेकेंड फोकस। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान लग सकता है। वैसे तो इसका ताते ये क्वेश्चन बोनस हो जाना चाहिए। तो दी अगर एकदम ही परफेक्ट में जाए तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड फोकस भी यूज करना गलत हो जाता है। पर जनरली यहाँ पे हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस यूज करते हैं जब उस हिसाब से देखते हैं, और फर्स्ट और सेकेंड फोकस यहाँ पे यूज किया जा रहा है शब्द। ठीक है, तो थोड़ा सा वो होता है इसमें कि आर्ग्यूमेंट करने वाली ये चीज़ है। ठीक है, ये एक आर्ग्यूमेंट करने वाली चीज़ है कि कैसे दिया जाए, क्या नोटेशन दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर 2 होना चाहिए, तो डायलेट एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, फिर आते हैं इसमें। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है जो उसमें चल है, कॉन्ट्रोवर्शियल है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, सिंपल सी बात है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तो आपको देखना रहता है ये क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है, किस चैप्टर से रिलेटेड है, तब उस हिसाब से आप आंसर दे पाते हैं। तो इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, अगर मैं ये इस चीज को अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से ले रहा हूँ तो अंडर फील्ड मैं जीरो मानूंगा। पर वहीं अगर मैं उसके हिसाब से लूंगा, किसके हिसाब से लूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से लूंगा, तो मैं कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो नहीं मानूंगा। ठीक है, अब मैं कौन सा चैप्टर के हिसाब से लूँ, तो आंसर है मुझे बाकी ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे और उससे मैं डिसाइड करूंगा। और जब मैं बाकी ऑप्शंस पढ़ता हूँ तो मुझे सिंपल सा पता चल जाता है कि ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। ठीक है, मुझे सिंपली पता चल जाता है कि ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। अब कोई ये बोल सकता है कि सर करंट का एक वो दे दिया, नहीं यार। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तब आपको दाते थे क्वेश्चन पढ़ के चैप्टर का पता लगाना पड़ता है, जब आपको क्वेश्चन पढ़ के चैप्टर का पता लगाना पड़ता है और उसी से आप आंसर दे पाओगे। वरना वैसे तो हर एक क्वेश्चन में आर्ग्यू किया जा सकता है, जैसे बायोलॉजी में उसमें आर्ग्यू किया जा सकता है कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है या मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज है, तो क्या होगा। तो आंसर है उसमें भी हम लोग यही बोलते थे आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लगाना होगा, क्वेश्चन पढ़ के पता लगाना होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी यूज होती है, वही बात यहाँ पे भी यूज होती है, वही बात यहाँ पे भी यूज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर डज नॉट, अरे यार ये तो गलत है।
द इंटीरियर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, ये सही है। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एयर लेवल इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, बिल्कुल भी नहीं। पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, फील्ड जीरो होगी, ठीक है। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी एन डी ओनली, ठीक है। तो आपको चैप्टर पता लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पे बस ये खत्म होता है, ठीक है। तो यही 4-5 क्वेश्चन थे, और ये इस वाले क्वेश्चन का जो आर्ग्यूमेंट है वो इस तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। ये बात याद रखते कर लेना, ठीक है। तो बस इतना ही था। तो जय राम जी की।